नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एनआरआई या विदेश में हुई शादियों से जुड़े कानूनी विवाद पर जानकारी देंगे, साथ में इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। देश के बाहर एनआरआई पति पत्नी की तकरार गंभीर मसला है। घरेलू हिंसा, प्रॉपर्टी बंटवारा, डिवोर्स और बच्चों की कस्टडी पर जब विवाद हो तो क्या कानूनी उपचार मिल सकते हैं? यह हमारा आज का विषय है। एनआरआई पतियों की शिकायतों के मामले पिछले कुछ साल से लगातार बढ़ते पाए गए हैं। भगोड़े एनआरआई पतियों की कुल 828 शिकायतें मिली हैं। सबसे ज्यादा 96 शिकायतें दिल्ली में, 95 पंजाब में, 94 उत्तर प्रदेश में और 68 हरियाणा में दर्ज हुई हैं। इस दक्षिण भारतीय राज्यों से भी शिकायतों में कमी नहीं है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय महिला आयोग का है, जिसने 10 साल पहले सितंबर 2009 में एनआरआई सेल का गठन किया था। सही है कि महिलाएं अब लोकलाज के डर से रिपोर्ट कराने में संकोच नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसी आप बीती इन शिकायतों के जरिए सामने आ रही है, उनसे पता चलता है कि महिलाओं को आखिर घर हो या बाहर कितनी यातनाओं, मुसीबतों और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत आने पर अपनी पत्नियों के वीजा रद्द कराने, कोई संपर्क ना रखने, शादी कर विदेश लौट जाने वाले और वहां पहुंचकर पत्नी से सारे संपर्क काट लेने, उसे वीजा ना दिलाने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। बच्चों की कस्टडी का भी मामला है। जाहिर है इस बारे में कोई निश्चित और ठोस कानूनी उपचार महिलाओं को उपलब्ध नहीं है, लिहाजा एनआरआई पुरुष कमजोर सिस्टम का फायदा उठा लेते हैं। यह भी असमंजस है कि विदेशी धरती में अगर पारिवारिक विवाद हो तो किस तरह के, कहां के कानून के तहत इसको सुलझाया जाएगा। एनआरआई शादियों और उससे जुड़ी समस्याओं पर जानकारी देंगे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अगर दर्शकों आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 01206127 दूसरा नंबर है 01206127 नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 01206127 01206127 इन नंबरों पर आप फोन करके इस विषय से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। सवाल और जवाब का यह सिलसिला चलता रहेगा। एनआरआई शादी से जुड़ी आज जो कानूनी जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे इस पूरे सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। परमानंद जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, विदेश में हुई शादी का क्या भारत में तलाक हो सकता है, या भारत में हुई शादी का विदेश में तलाक हो सकता है? ये दोनों ही मतलब ऐसे मामले हैं जो समझना दर्शकों के लिए जरूरी हो जाता है ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच सके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए रविंद्र जी, दोनों मसले एक दूसरे से जुड़े जी। भारत में हुई शादी का विदेश में तलाक हो सकता है जी, और विदेश में हुई शादी का भारत में भी तलाक हो सकता है। जी, ये पूरी तरह से ये क्लियर मामला है। जी, सेक्शन 13 जो सीपीसी का है वो इस चीज की अनुमति देता है कि जिन देशों के साथ हमारे संबंध है और जिन देशों के साथ संबंध नहीं भी है, अगर वहाँ कोई तलाक की अर्जी लगाता है हिंदुस्तान में हुई शादी का, और वहाँ का कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो निश्चित तौर पर वो भारत में मान्य होगा। लेकिन अगर भारत के बाहर कोई शादी की गई है और भारत में रहने वाला आदमी है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन जैसे इसको अनिवासी भारतीय कहते हैं, अगर वो भारत में उसके बाहर शादी किया है और भारत में आकर के तलाक के एप्लीकेशन देता है तो निश्चित तौर पर भारत में भी उस पर विचार हो सकता है, क्योंकि दोनों तो भारत के कानून से बंधे हुए हैं। लेकिन जो पहला सवाल आपका था कि क्या भारत में हुई शादी तो विदेश में जाकर के कोई तलाक कर सकता है, तो जो एनलमेंट का राइट है वो पूरी तरह से है, और लेकिन वह आपको देखना पड़ेगा किन किन आधार पर वहां किया गया है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि वहां पर शादी, यहाँ की शादी अगर वहां पर तलाक की अर्जी कानून में दे दी गई है और कानून ने वहां की स्वीकृति दे दी है तो वो भारत में मान्य होगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ है। ऐसी बहुत सी शादियां जो आपने ये सवाल उठाया है, ये विकराल समस्या के रूप में बढ़ती जा रही है।
ये कोई अब पहले तो बहुत कम होते थे, पहले लोग उठाते भी कम थे और पहले समस्याएं भी कम होती थी, लेकिन आज विदेश में लोगों का आना जाना बहुत ही बढ़ चुका है। तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे, तमाम जो पुरुष हैं वो जा रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, फिर वहीं कहीं शादी कर लेते हैं, फिर वो भारत में आकर के लिए उनकी समस्या बनती है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी कई बार समस्याएं बन जाती हैं। इस नाते इस चीज को ध्यान में रख करके ये किया गया है कि भारत में हुई शादी विदेश में तलाक मिल सकता है और विदेश में हुई एनआरआई की शादी का भारत में भी तलाक मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परमानंद जी, शादी की तो यहाँ बात है कि शादी कर लेते हैं, लेकिन एनआरआई शादी अगर विदेश में हुई हो तो भारत में इसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है क्या? अगर नहीं तो भारत के कानून के तहत विवादों पर फिर कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि भारत के बाहर अगर कोई शादी हुई है एनआरआई तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अत्यावश्यक है। 30 दिन की मियाद दी होती है, 30 दिन की लिमिटेशन पीरियड होती है, उसके अंतर्गत आप उसकी समय अवधि के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना आवश्यक है। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भारत आना आवश्यक नहीं है। हर देश की एम्बेसी में हर देश में भारत की एम्बेसी है और वहां पर एम्बेसी में एक रजिस्ट्रेशन सेल बना है जो कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी या कोई अधिकारी रैंक का अधिकारी होता है जो कि रजिस्ट्रेशन कर देता है। लेकिन अगर शादी किया है आपने वहां विदेश में और एनआरआई के बीच तो उस शादी का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है और भारत से अगर शादी करा करके आप विदेश में जा रहे हैं तो उस शादी को भी 30 दिन के भीतर कराना आवश्यक है। अगर वो 30 दिन के भीतर शादी नहीं हुई तो एम्बेसी माने भारत का कानून भी इस चीज की अनुमति देता है कि आपका वीजा रद्द कर दिया जाए, आपको भारत न लौटने दिया जाए या दोनों लोगों को भारत न लौटने दिया जाए या भारत में ही वीजा रद्द करके आपको विदेश जाने से रोक दिया जाए। तो कई कानून इस ढंग के हो चुके हैं कि उस समय आपको रजिस्ट्रेशन कराना अत्यावश्यक है। जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी तो आप भारत के कानून के तहत किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो आपने बहुत उचित सवाल उठाया कि अगर नहीं रजिस्ट्रेशन होता है तो कैसे भारत में कार्रवाई हो सकती है। इस नाते रजिस्ट्रेशन कराना ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है और ये करना जो नहीं कराते हैं उनको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल परमानंद जी, अक्सर परेशानी तब आ जाती है जब डाइवोर्स की स्थिति पहुंचती है या आपस में विवाद हो जाता है। तो भारत में शादी होने के बाद अगर विदेश में तलाक हो जाता है, मान लीजिए विवाद के बाद, तो क्या भारत की संपत्ति बंटवारा वहां के कानून के हिसाब से होगा? क्योंकि अक्सर संपत्ति को लेकर ही फिर बातचीत होती है कि संपत्ति का बंटवारा किस हिसाब से हो। देखिए, भारत में जब तलाक होता है तो भारत में तलाक कई नियमों के तहत होता है। जैसे आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी हुई है तो आपका जब की जाता है तो उसमें बंटवारा कैसे होगा उसका आप लोग तय करते हैं। आप विशेष हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर की गई है शादी तो आप उस ढंग से देखेंगे, और मान लीजिए क्रिश्चियन मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत हुई है तो उसी ढंग से उसका बंटवारा किया जाएगा। और ये जो भारत का कानून है वो भारत का कानून वहां भी लागू होगा कि बंटवारे का, चूंकि भारत में बंटवारा होना है संपत्ति का, इस नाते उस संपत्ति का बंटवारा उसी के अनुसार होगा। लेकिन एक चीज और बताएं कि जब विदेश में शादी होती है खास तौर पर कि कहीं और देश में, तो उसमें ये देखा जाता है कि क्या कारण है, क्या ग्राउंड आपके लिए गए, किस ग्राउंड के आधार पर ये आपका डाइवोर्स मांगा गया है। इसमें पुरुष भी नहीं बताता है, स्त्री भी बताती है। कई बार दोनों में आपसी सहमति बन जाती है और आपसी सहमति के अनुसार वहां पर बंटवारा हो जाता है। भारत में अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई है तो एलिमनी होती है, जैसे स्त्री धन दिया जाता है, स्त्री धन तो पूरा का पूरा उसको मिलता है, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो स्वदेश में हो, उसको वहां का पूरा मिलता है। उसके साथ जो उसको पैसे मिले हैं जो और शादी में दिए गए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे। यहाँ भी अगर स्थिति है कि उस स्त्री के नाम से कोई संपत्ति रखी गई है तो उस संपत्ति में उसके हकदार बनेगी, नहीं तो समझौते के साथ उसमें ये देखा जाएगा, कोर्ट ये फैसला देगा कि इस संपत्ति में स्त्री का इतना अधिकार होगा और पुरुष का इतना अधिकार होगा। इसी के आधार पर भारतीय कानून उस पर लागू होगा और इसी के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परमानंद जी, एक समस्या और आती है, संपत्ति का बंटवारा तो कर लिया जाता है लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है बच्चों को लेकर। एनआरआई शादियों में विदेश में विवाद पर बच्चे की कस्टडी कैसे तय की जाती है?
ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल इसलिए उठाया है कि मैं इस चीज को कई बार देख रहा हूँ, लगातार अपने वकालत के पेशे में भी इस चीज को मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बच्चे के बाद के कस्टडी कैसे दी जाए। देखिए, हिंदुस्तान का कोर्ट इस चीज को बहुत क्लियर बता चुका है कि बच्चे का हित ही सर्वोपरि होता है। ये देखा जाता है कि बच्चे का हित माँ के साथ अच्छा है या पिता के साथ ठीक है। इस चीज को माँ कई बार ऐसी स्थिति में होती है, बहुत खराब स्थिति में है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, बच्चों का अगर भरण पोषण नहीं कर सकती, उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा सकती दे सकती है, तो उसकी कस्टडी आपको बच्चों को आप पुरुष को दी जाती है, पति को दी जाती है। लेकिन कानून के गार्जियनशिप एक्ट कहता है कि सबसे पहला हक माँ का होता है। जब तक बच्चा पूरी तरह से मेजर नहीं हो चुका है तब तक माँ ही उसकी देखभाल ठीक ढंग से कर सकती है। इस नाते माँ को ही कस्टडी खासतौर पर दी जाती है, पुरुष को कस्टडी नहीं दी जाती है। अगर अपवाद की स्थिति ना हो तो, अगर अपवाद की स्थिति आ गई है तो भी माँ को नहीं दी जा सकती है, वो पुरुष को दी जाती है। लेकिन अब आप देखिए कि भारत में भी क्या होता है, भारत में विदेश में भी, विदेश के कई, मेरे पास कई ढंग के केस आ चुके हैं। मैं इस चीज को देखता हूं कि विदेश का कोर्ट भी इसी चीज को ध्यान में रखता है कि बच्चे के हित को सर्वोपर रखा जाए, जहां भी बच्चे का हित अच्छे ढंग से हो सके उसी चीज को आगे रखें। अब उसमें क्या होता है कि अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बच्चा अगर स्कूल जाने लायक हो गया है तो अलग बात है, अगर बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं है तो माँ के साथ ही रहेगा। लेकिन विजिटेशन राइट जिसको कहते हैं कि पुरुष को वो दे दिया जाता है, घंटे 2 घंटे उस बच्चे के साथ अपना समय बिताएगा। सप्ताह में 2 दिन या सप्ताह में 3 दिन का समय उसको 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए दिया जाता है, जिससे वो बच्चे के प्रति उसका लगाव रखे। क्योंकि बच्चा जो है केवल एक की संपत्ति नहीं है, एक संपत्ति के रूप में हम नहीं मान सकते हैं। बच्चा केवल एक का नहीं है, बच्चा एक साझी बात है, वो साझी विरासत है, वो पति का भी है और वो पत्नी का भी है, दोनों का ही उस पर हक है। इस नाते आप वंचित नहीं कर सकते हैं पति को कि बच्चा को न देखे, बच्ची को न देखे, और ये स्त्री को भी वंचित नहीं कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को न देखे या बच्चे को न देखे। बट इस पहला हक इस नाते महिला का होता है, तो दूसरा हक पुरुष का होता है। पुरुष का हक तभी बढ़ जाता है जब महिला इस स्थिति में नहीं है कि बच्चे की वो उचित देखभाल कर सके। तो ये बात आपको क्लियर है, ये बात विदेश में भी है और यही बात हिंदुस्तान में भी है। भारत में भी यही चीज लागू होती है और इसी नियम के तहत, इसी मैग्रिम के तहत ही बच्चे का राइट दिया जाता है देखभाल के लिए स्त्री और पुरुष। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बच्चे की मनोदशा को भी ध्यान में रखा जाता है कि खास उस पर प्रभाव ना पड़े और उसके हित हमेशा सर्वोपरि रखे जाते हैं। एक बात और समझना चाहेंगे परमानंद जी, चूंकि अगर आप देश में हैं और घरेलू हिंसा होती है एक महिला के साथ, तो आपका अपना परिवार है, आप लोगों से अपील कर सकते हैं, आपका अपनी जगह है जहां पर आपको पता है क्या करना है। लेकिन यही घरेलू हिंसा जब विदेश में होती है तो बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है एक महिला के सामने। ऐसे में क्या किया जाता है? विदेश में अगर घरेलू हिंसा हो तो क्या किया जाए? देखिए, मेरा तो 2-3 देशों के लोगों से पाला पड़ रहा है, क्योंकि मैं कई लोगों के केस देखता हूँ। कनाडा है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और अमेरिका है। इन 3-4 देशों में घरेलू हिंसा को आपको बहुत ही गंभीरता से वो देते हैं, वो भारत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। अगर महिला ये कह दे कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है और उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वहां का कानून इतना कड़ा है कि वो पति को तुरंत हिरासत में ले लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पति की नौकरी भी जा सकती है ऐसी। लेकिन भारत में भी ये जानते हैं कि भारत में भी अगर कोई ढंग का कानून का उल्लंघन करता है, अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो महिला, आपने कहा कि उसके साथ एक ही अच्छाई है कि वो भारत में अपने माँ बाप के घर जा सकती है, अपने रिश्तेदार के घर जा सकती है। लेकिन विदेश में वो स्थिति उसके साथ मानसिक रूप से वो उतना संबल नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में वहाँ के लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करे और भारत की एम्बेसी में भी जाकर के बताए कि ये इसके साथ खिलाफ हो रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे पतियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो महिला को न्याय मिलेगा। ये बात निश्चित तौर पर ये कहने का इसमें कोई जोड़ा नहीं है। मैंने कई ऐसे चीजें देखी हैं कि महिलाओं ने विदेश में जाकर के
वहाँ की पुलिस को शिकायत किया और वहाँ की भारत की एम्बेसी में जाकर के शिकायत किया दूतावास में, तो वहाँ के दूतावास ने उस पर सख्त कार्रवाई की है और ऐसे पतियों को दंडित किया गया है। इस नाते इस बात से तो आश्वस्त रहे कि अगर कोई पुरुष ये कहता है कि हम जाकर के विदेश में अपनी स्त्री पर अत्याचार कर सकते हैं, तो ऐसा अत्याचार करने की उसको न तो अनुमति है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोरतम कार्रवाई करने की पूरे तरह से संभावना बनी रहेगी। जी, अपने दर्शकों को एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, एनआरआई जो शादी है उसको लेकर कानूनी जानकारियां आज हम आपको दे रहे हैं। परमानंद जी लगातार सवालों के जवाब दे रहे हैं ताकि ये जानकारियां जो दर्शक इस वक्त इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको पता चल सके कि वो क्या कर सकते हैं, चाहे वो देश में हैं या विदेश में हैं। तो ये सारी जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। परमानंद जी, एक बात और जानना चाहेंगे, हेग कन्वेंशन 1980 क्या है और किन हालातों में ये लागू होता है? देखिए, हेग कन्वेंशन 1980 ऐसा है कि इसके हेग कन्वेंशन के सारे देश सदस्य नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे देश इस कन्वेंशन के सदस्य। इस कन्वेंशन में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महिला के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो निश्चित तौर पर हेग कन्वेंशन के वो सहारा लेते हुए वो उस व्यक्ति के खिलाफ वो उस देश में जाकर के वहाँ की पुलिस को, वहाँ के कोर्ट को उसकी सूचना दे और वो पूरा का पूरा उसको सुविधा मिलेगी और उस सुविधा का उपयोग करते हुए वो अपनी सुरक्षा कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि महिला अगर डिजर्ट कर दिया है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और वो बेचारी बेकार की सड़क पर पड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में है, बेकारी की हालत में पड़ी हुई है, तो हेग कन्वेंशन का सहारा लेते हुए वो जाकर के एम्बेसी में उसकी शिकायत करेगी भारत के दूतावास में, जहां जिन देशों से हमारा संबंध है, जिन जो हेग सदस्य हैं, और जिन देशों में सदस्य नहीं है वहां भी अगर जाकर के इसकी शिकायत करती है तो उसको पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हेग कन्वेंशन में महिला के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, महिला को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त देने के लिए हेग कन्वेंशन ये आया है। इस कन्वेंशन में महिला को पूरी की पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वो किस ढंग से इसका उपयोग करती है, जिससे उसके अधिकार सुरक्षित रहे और जिससे उसका अस्तित्व किसी तरह से खतरे में न आए। बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी तमाम जानकारियां देने के लिए, और एनआरआई शादी से जुड़ी कानूनी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।